खुद से जीतने की जिद है, मुझे खुद को ही हराना है। मैं भीड़ नहीं हूँ दुनिया की, मेरे अंदर एक ज़माना है। इस कोटेशन के साथ मैं आप लोगों के लिए ये नया वीडियो लाई हूँ। मुझे लगता है कि आप में से काफ़ी सारे लोगों ने हमारा पिछला वीडियो देखा होगा, जिसमें हमने ये बात की है कि नीट एग्ज़ाम से पहले के ये जो 60 डेज़ अराउंड आप लोगों के पास है, वो आप लोगों के लिए कितने इंपॉर्टेंट हैं और उसमें आप लोगों को रिविजन और पढ़ाई क्यों करते रहना चाहिए। पर आपको पढ़ाई किस तरह करनी है या आपको ये 60 डेज किस तरह यूज़ करने हैं, ये हम उस वीडियो में आप लोगों को नहीं बता पाए थे। इसीलिए मैं आप लोगों के लिए एक और वीडियो लाई हूँ। और अगर आप लोग पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो पहले मैं आप लोगों को अपना इंट्रोडक्शन दे दूँ। मेरा नाम स्वस्ति नागर है और मैं एक फाइनल ईयर मेडिकल स्टूडेंट हूँ JLN मेडिकल कॉलेज अजमेर में। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम लोग आपके लिए काफ़ी सारे वीडियोस की प्रिपरेशन ऑलरेडी कर चुके हैं, स्पेशली उन लोगों के लिए जो इस साल नीट 2020 एग्ज़ाम के लिए अपेयर होने वाले हैं। तो आइए हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं एक और बात आप लोगों से शेयर करना चाहूँगी कि ये जो कोटेशन मैंने आप लोगों को बोला, ये इसीलिए था क्योंकि काफ़ी बार हमारी प्रिपरेशन में ऐसा होता है कि हम लोग थोड़े डीमोटिवेटेड फील करते हैं। टेस्ट में हमारे मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे होते हैं, फैमिली का प्रेशर होता है, टीचर्स हमें डांट रहे होते हैं कि तुम्हें और बेटर परफॉर्म करना है, ये तुम्हारा बेस्ट परफॉर्मेंस नहीं है। ऐसा बहुत बार हमारे साथ होता है। कभी कभी हमें लगता है कि हम सेम सिलेबस, सेम पढ़ाई बार 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 किए जा रहे हैं, इसका कोई ये कब ख़त्म होगा, कोई एंड ही नहीं दिख रहा है इसका। तो उस टाइम पर ऐसे कुछ कोटेशंस या ऐसे कुछ मोटिवेशन आपको हमेशा अपने आप को देना चाहिए। और इससे ये होता है कि आप लोग हमेशा ही काफ़ी फ्रेश फील करेंगे। हमेशा आप लोगों को पता रहेगा कि आपका टारगेट क्या है और आपको वहाँ क्यों पहुँचना है, आपकी खुद के लिए आपको वो करना है। एक कोटेशन था जो मैं हमेशा अपने साथ रखती थी और हमेशा जिसको मैं रीड किया करती थी, वो ये था, डू इट फॉर द पीपल हु वांट टू सी यू लूज। यानी कि आप उन लोगों के लिए, उनको दिखाने के लिए मेहनत करें जो आप लोगों में विश्वास नहीं रखते हैं। ये कोटेशन हमेशा मुझे मोटिवेट करता था, हमेशा बेटर परफॉर्म करने के लिए। तो आइए इसी के साथ हम ये वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि जो ये 60 डेज हमें मिले हैं अपनी प्रिपरेशन के लिए, उसको हम और बेटर कैसे यूज़ कर सकते हैं। कुछ आप लोगों के डाउट्स थे पिछली बार आपके कमेंट्स में, मैंने पढ़ा कि आप में से कुछ लोग ये कहना चाह रहे हैं कि आप साउथ इंडियंस हैं या आपको हिंदी अच्छे से समझ नहीं आती है, तो आप लोग चाहते हैं कि हम इंग्लिश में आप लोगों के लिए वीडियोस बनाएं। एक्चुअली ऐसा पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि ज़्यादातर हमारे व्यूअर्स हिंदी को बेटर समझ पाते हैं। पर आप लोगों के लिए हम नीचे सब टाइटल्स में जो भी मेजर टिप्स मैं आप लोगों को इस वीडियो में दे रही हूँ, वो हम सब टाइटल्स में आप लोगों के लिए लिखेंगे। तो अगर आपको हिंदी नहीं समझ आती है तो भी आप हमारा वीडियो देखकर वो टिप्स अच्छे से समझ सकते हैं। अब बात आई रिवीजन की। मैं आप लोगों को एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ ये बोलना चाहूँगी कि आप में से काफ़ी सारे लोगों ने कमेंट्स में ये लिखा कि क्या हम सिर्फ ये 2 महीने पढ़ के अच्छा स्कोर ला सकते हैं, या फिर हम कट ऑफ तक कैसे पहुँचे अगर पिछले 2 साल हम अच्छे तरह से नहीं पढ़ पाए हैं या कोर्स कंप्लीट नहीं कर पाए हैं। मैं आप लोगों को इसलिए ये कह रही हूँ क्योंकि आपके साथ साथ 14 या 15 लाख और लोग इस एग्ज़ाम में बैठने वाले हैं। तो मैं ये बिल्कुल आप लोगों को नहीं कहूँगी कि हार्ड वर्क एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करता है किसी भी एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए, और किसी भी एग्ज़ाम के लिए क्यों, आपकी लाइफ के हर फेज़ के लिए हार्ड वर्क एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मेहनत के बिना आप लोग वहाँ नहीं पहुँच सकते। बहुत अनरियलिस्टिक सी बात है अगर आप लोग ऐसा सोचें कि मैं सिर्फ 2 महीने पढ़ के उतना अच्छा रैंक ले आऊँ जो कोई इंसान पिछले 2 साल से पढ़ के ला रहा है। पर मैं ये भी नहीं कहूँगी कि ये एकदम इम्पॉसिबल है। अगर आप अच्छी तरह से एक रूटीन फॉलो करके ये 2 महीने निकालते हैं और अगर आप अच्छी तरह से अपना पेपर सॉल्व करने का मेथड रखते हैं, तो आप लोग कट ऑफ को इजीली क्रॉस कर सकते हैं। और कट ऑफ ही क्यों, आप एक इतना रिस्पेक्टेबल रैंक ला सकते हैं कि आपको एक मेडिकल कॉलेज में अच्छी सीट मिल सके। उसी को लेकर मैंने दिमाग में ये वीडियो बनाया है। तो इस वीडियो में हम पहली बात तो ये डिस्कस करेंगे कि आपको रिवीजन कैसे करना है। और ये सिर्फ उन लोगों के लिए नहीं है जो नीट 2020 के लिए अपेयर कर रहे हैं, बल्कि जो लोग 11th में आए हैं या जो लोग 12th क्लास में आए हैं वो भी इसको अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं। इसके साथ ही मैं आप लोगों को कुछ पेपर सॉल्विंग मेथड्स भी बताऊंगी और कुछ एक्स्ट्रा टिप्स जिससे आप अपना प्रेशर दिमाग में कम रख सकते हैं और आप बेटर तरीके से पढ़ाई कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये कि आपको रिवीजन कैसे करना है। उससे पहले मैं आप लोगों से पूछना चाहूँगी कि आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो अपने खुद के अपनी हैंडराइटिंग में अपने लिए नोट्स खुद प्रिपेयर करते हैं।
अपनी हैंडराइटिंग में नोट्स प्रिपेयर करना एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है किसी भी एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए। ऐसा इसीलिए है क्योंकि जब आप खुद कोई नोट्स लिखते हैं किसी वीडियो में से देखकर या किसी बुक में से देखकर, तो ना केवल आप उस चीज़ को देख रहे होते हैं, पर क्योंकि आप साथ में लिखते हैं, अगर आपने सुना हो हैंड आई कोऑर्डिनेशन, जो आप देख रहे हैं, जो आप समझ रहे हैं, अगर आप उसी टाइम पे उस चीज़ को लिख भी रहे होते हैं तो आपको वो चीज़ बेटर समझ में आती है, और जब आप बाद में उस चीज़ को पढ़ते हैं तो आपको रिकॉल भी बेटर होता है। पर सिर्फ ये एक पॉइंट इम्पोर्टेंट नहीं है, सिर्फ आप एक बार उस चीज़ को पढ़ लेंगे और दोबारा फिर आप 2 महीने बाद पढ़ेंगे तो ऐसा नहीं है कि आपको सब याद आ जाएगा। आपको कंटिन्यूस 3-3 दिन के टाइम स्पैन में रिविजन करना पड़ेगा। पर अभी हम नोट्स की बात कर रहे हैं, तो नोट्स खुद की हैंड राइटिंग में बनाने का एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट तो मैंने आपको बता दिया, हैंड आई कोऑर्डिनेशन से आपको बेटर चीज़ें समझ आएंगी। दूसरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आप जब खुद नोट्स बनाते हैं तो वो नोट्स आप अपने लिए बना रहे हैं। जब कोई और नोट्स बनाता है, कोई प्रिंटेड नोट्स होते हैं या कोई गाइड बुक होती है, उसमें जो भी ऑथर होता है वो अपनी समझ के हिसाब से नोट्स बनाता है। उनको नहीं पता है कि कौन से कॉन्सेप्ट्स ऐसे हैं जिसमें आपको डिफिकल्टी हो रही है, वो आप ही बेटर समझ सकते हैं। तो जब आप कोई बुक पढ़ रहे हैं तब आपको पता है कि ऐसा कौन सा टॉपिक है जो आपके लिए थोड़ा डिफिकल्ट है, तो आप उन चीज़ों को अपने नोट्स में नोट डाउन कीजिए। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट्स बनाने का ये है कि जब आप नोट्स बनाते हैं तो आप सिर्फ एक ही बुक को प्रेफर नहीं कर रहे हैं। आपने समझिए कि आपने बायो के नोट्स बनाए, तो आपने एनसीईआरटी में से उन नोट्स को किसी एक डायरी या किसी एक नोटबुक में लिख लिया। वो नोट्स पढ़ने के बाद जब आपने कोई और बुक पढ़ी या आपने अपने कोचिंग के, जहाँ से भी आप कोचिंग ले रहे हैं या जहाँ के भी नोट्स आपको प्रेफरेबल लगते हैं, आपने वहाँ से वो नोट्स पढ़े और उनमें कुछ ऐसा पॉइंट एडिशनल है जो आपने अपने एनसीईआरटी के नोट्स में नहीं लिख रखा है, तो आप वो अपने नोट्स में वो पॉइंट ऐड कर लीजिए, या अपने कोचिंग के नोट्स में एनसीईआरटी वाले पॉइंट ऐड कर लीजिए। फिर जब आप उस चैप्टर का कोई टेस्ट देंगे तो उस टेस्ट में हो सकता है 3 या 4 ऐसे क्वेश्चंस हो जिनके बारे में आपको बिल्कुल नहीं पता हो, जो नए क्वेश्चंस हो, जो आपको लग रहा है कि आपके एग्जाम में आ सकते हैं या आपके टेस्ट में बार बार आ रहे हैं तो वो इम्पोर्टेंट होंगे या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे, तो आप उन क्वेश्चंस को भी पॉइंट वाइज अपने नोट्स में ऐड कर लीजिए। इससे आपको ये फ़ायदा होगा कि जब एंड में, जब आपके पास इतना टाइम नहीं होगा कि आप 3 बुक्स और टेस्ट पेपर सारे और सब कुछ एक साथ रिवाइज कर सके, तब आपके पास सिर्फ एक नोटबुक या एक डायरी ऐसी होगी जिसमें आपके सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एक ही जगह पे लिखे होंगे। ये सारे नोट्स के फ़ायदे हैं। एक फोर्थ इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि जब आप नोट्स बनाते हैं तो रिविजन करते टाइम आपको ज़्यादा जल्दी चीज़ें समझ भी आती है, क्योंकि आपकी हैंड राइटिंग में लिखा हुआ है और आपको चीज़ें जल्दी याद भी होती है। तो जब आप उस चीज़ को वापस किसी टेस्ट में रिकलेक्ट करने की, किसी एग्जाम में वापस याद करने की कोशिश करेंगे, तो आपको ये भी याद आ जाएगा कि आपने कौन से पेपर पे, कौन सी साइड पे क्या पॉइंट लिखा था, रेड पेन से लिखा था या ब्लू पेन से लिखा था, सब आपको जल्दी याद आ जाता है। तो ये सब है नोट्स बनाने के फ़ायदे। अब हम आते हैं रिविजन के स्टेप्स पे। ये जो स्टेप्स हैं ये बेसिकली सिर्फ नीट 2020 के एस्पिरेंट्स ही नहीं, 11th और 12th क्लास के स्टूडेंट्स भी इन पॉइंट्स को यूज़ कर सकते हैं। पहला पॉइंट ये है कि जब आप कोई भी बुक पढ़ें, आप अगर अभी अभी 11th क्लास में आए हैं 10th क्लास से, तो आपको पता नहीं होगा कि 11th और 12th का पैटर्न बहुत ज़्यादा डिफरेंट होता है 9th और 10th के पैटर्न से। तो आपको पहली बार में नहीं समझ आएगा कि कोर्स क्या दे रखा है या उसमें क्या, आपको क्या चेंजेस करके अपनी पढ़ाई करनी है। तो जो भी चैप्टर आप पढ़ने बैठे, उनको, उस चैप्टर को एक बार रीड कीजिए, सिर्फ रीड कीजिए, एक पेंसिल हाथ में रखिए और सिर्फ उस चैप्टर को एक स्टोरी की तरह, अगर बायोलॉजी है तो एक स्टोरी की तरह रीड कर लीजिए। इसी से मुझे याद आया, जो चैप्टर वाइज हम आपको टिप्स देने वाले हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो के, वो भी हम जल्दी ही अपने चैनल पे अपलोड करेंगे। तो अभी मैं कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट की बात नहीं कर रही हूँ, अभी हम एक जनरल चीज़ की बात कर रहे हैं कि जो भी चैप्टर आप स्टार्ट करें, आप एक बार उसको पढ़ लीजिए और पेंसिल से जो जो भी लाइन्स आपको लगता है कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इनसे फॉर्म हो सकते हैं, आप उसको अंडरलाइन कर लीजिए। बस ये आपकी पहला स्टेप है रिविजन का। सेकेंड स्टेप, जब आप कोई कोचिंग के नोट्स पढ़ेंगे, जब आप कोचिंग जा रहे हैं तो आप, या आप स्कूल जा रहे हैं, तो जो भी नोट्स आपको लिखवाए जा रहे हैं 11th और 12th में, वो आप अपने कोचिंग के जो भी नोटबुक या रजिस्टर आपने बनाया है उसमें लिखे होंगे। तो जब आप सेकेंड टाइम उस बुक में से सेम चैप्टर पढ़ें जिसमें से आपने पहली बार पढ़ के पेंसिल से अंडरलाइन किया था, उसी टाइम आप साथ में अपने कोचिंग के नोट्स भी खोल लीजिए और जो भी आपको लग रहा है एडिशनल पॉइंट्स हैं, जैसे कि मैंने आपको नोट्स के बारे में बताया, तो आप कोचिंग के नोट्स में एनसीईआरटी के जो आपने मार्क कर रखे थे पॉइंट पेंसिल से, वो सारे पॉइंट्स आप अपने नोट्स में भी ऐड कर लीजिए। ये हो गया सेकेंड पॉइंट आपके रिविजन के स्टेप का।
इससे ऐसा होगा कि आपके पास सारा मटेरियल एक ही जगह नोट्स में रहेगा। तीसरा पॉइंट कि आप उसी चैप्टर का जब टेस्ट देने जाएं, ठीक है, या फिर आप ओवरऑल सब्जेक्ट का टेस्ट भी दे रहे हो, या फिर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, या फिर आपने कोई क्वेश्चन की बुक ले रखी हो जिसमें प्रीवियस ईयर पेपर्स हो, आप उसमें से जो भी क्वेश्चंस पढ़ेंगे, जो क्वेश्चंस आपको लगता है, आप आंसर की अपने सामने बिल्कुल मत खोलिए, आप सिर्फ उन क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए और आप बाद में जब आंसर की से चेक करेंगे तब जो क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट ही नहीं किए, जो आपको लगता था ये तो मुझे बिल्कुल नहीं आते, ये मेरे लिए नए क्वेश्चंस है, या जो क्वेश्चंस आपने ये सोच के छोड़ दिए कि आपके लिए डिफिकल्ट है, आप उन क्वेश्चन के आगे एक रेड पेन लेकर, मैं ऐसा करा करती थी तो आई एम जस्ट सजेस्टिंग कि आप उसके आगे एक रेड पेन से स्टार बना दीजिए और आप जितनी बार भी वो पेज खोलेंगे तो आपको वो रेड स्टार अलग से दिख जाएगा कि ये क्वेश्चन मैं पहली बार में नहीं कर पाया था तो मुझे इस क्वेश्चन के लिए ज़्यादा मेहनत करनी है। वो जो क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चंस भी आप अपने कोचिंग के नोट्स में या जो भी नोट्स के आपने बुक बनाई है उसमें ऐड कर लीजिए। ये आपका सेकेंड स्टेप कंप्लीट हो गया रिविजन का। ठीक है, पहला स्टेप हमने ये लिया था कि हम सिर्फ रीडिंग करेंगे चैप्टर की। दूसरी बात हमने ये की थी कि हम अपने कोचिंग के नोट्स का भी जो इम्पोर्टेंट एडिशनल पॉइंट्स है वो अपने नोट्स में ऐड करेंगे। तीसरा पॉइंट हमने ये डिस्कस किया कि जो भी हम टेस्ट के लिए हमने अपेयर किया उसमें जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं वो भी हम अपने नोट्स में ऐड कर लेंगे। इन सब पॉइंट से ये होगा, जैसा कि मैं आपको अभी तक बोलती आ रही हूँ, कि आपके सारे नोट्स, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एक ही जगह कलेक्टेड होंगे। तो आपको नेक्स्ट टाइम जब किसी टेस्ट के लिए या एग्जाम के लिए रिवाइज करना होगा तो आपको 3 अलग अलग जगह से नहीं पढ़ना पड़ेगा, आप एक ही जगह से 3 बार पढ़ सकते हैं। ये चीज़ मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताई थी कि बहुत सारे सोर्सेस को मत पढ़ने की कोशिश कीजिए। ऐसा नहीं है कि आप 3 बुक से पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। आप एक ही चीज़ को 3 बार पढ़ेंगे तो आपको वो चीज़ बेटर समझ में आएगी। इसके पीछे एक साइंटिफिक लॉजिक है। आपको सब ऐसा तो कहते होंगे कि आप रिवाइज कीजिए, पर शायद ही कभी किसी ने आपको बताया होगा कि रिविजन आपको क्यों करना चाहिए। और बीइंग अ मेडिकल स्टूडेंट, मैं यहाँ पे सिर्फ आपको लेक्चर देने नहीं आई हूँ, मैं आपको एक लॉजिक वाली बात समझाने के लिए आई हूँ कि आप जब भी नोट्स बनाएंगे तो आपको वो नोट्स, आपको ये पता होगा कि आपके ब्रेन में सेल्स होती हैं जिनको हम न्यूरॉन्स कहते हैं। उन सेल्स के बीच में एक अटैचमेंट होता है जिसको हम साइनैप्स कहते हैं। आपने सुना होगा, आप बायोलॉजी स्टूडेंट्स हैं, आपने इसका नाम ज़रूर सुना होगा। तो जब हम कोई चीज़ 2-3 बार देख लेते हैं या 2-3 बार पढ़ लेते हैं या फिर बार बार उसके बारे में सुन रहे होते हैं तो हमारे दिमाग में ज़्यादा से ज़्यादा साइनैप्सेस बनते हैं, और जितने ज़्यादा साइनैप्सेस हमारे ब्रेन में बनते हैं उतनी ही स्ट्रॉन्ग हमारी मेमोरी होती है। इसीलिए मैं आपको कह रही हूँ कि आप सेम चीज़ को बार बार पढ़िए, और इसके लिए टाइम होना बहुत ज़रूरी है। ये एक पॉइंट है जो कि जो लोग 2 साल से प्रिपेयर कर रहे हैं उनको थोड़ा एडवांटेज होगा एज कम्पेयर टू द पीपल जो अभी अभी रिसेंटली जिन्होंने प्रिपेयर करना स्टार्ट किया है। ये तो हो गई हमारी रिविजन की बात, ठीक है। अब हम आते हैं कि एप्लीकेशन पार्ट, यानी कि जब आप पेपर देने जाएंगे तब आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है। पेपर देते टाइम हम लोगों को बहुत ज़्यादा नर्वसनेस होती है, बहुत प्रेशर होता है, टीचर का प्रेशर, खुद का प्रेशर जो आप खुद से एक्सपेक्टेशंस करते हैं, आपके पेरेंट्स का आपसे जो प्रेशर है, आपके रिलेटिव्स का कि हम अपने घर वालों को, अपने चाचा को, अपने मामा को क्या तुम्हारा रिजल्ट बताएंगे, ये सारी चीज़ों का बहुत प्रेशर होता है एक स्टूडेंट के माइंड पे। उस टाइम पे आपको पेपर कैसे सॉल्व करना है वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। एक ऐसी स्ट्रैटेजी है जो आपको सीधे आपका रैंक इंक्रीज भी कर सकती है और डिक्रीज भी कर सकती है। तो पेपर सॉल्व करते टाइम आपको पता होना चाहिए कि कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप थोड़े से वीक है। ज़्यादातर बायोलॉजी के स्टूडेंट्स के साथ ऐसा होता है कि उनका बायो एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट होता है क्योंकि वो एक थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, और क्योंकि आपके पास मैथ्स नहीं है तो आपका फिजिक्स स्लाइटली थोड़ा सा वीक होता है। ज़रूरी नहीं है कि सब बायो स्टूडेंट के साथ ऐसा हो, पर मैक्सिमम स्टूडेंट के साथ ऐसा होता है। तो मैं एक सिर्फ एग्जाम्पल दे रही हूँ। आपका पेपर सॉल्विंग का ऑर्डर, जब आप पेपर देना स्टार्ट कर रहे होते हैं उस टाइम आपको अपना OMR में अपना नाम, अपना रोल नंबर सब फिल करना है, सेंटर कोड फिल करना है, इन्विजिलेटर्स आ रहे हैं चेक करने के लिए, बहुत प्रेशर होता है स्टार्टिंग में। तो मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि आपका 50% पेपर बायो का आता है, ठीक है। तो आप आधे क्वेश्चंस उनमें से जो 90 क्वेश्चंस आप बायो के अटेम्प्ट कर लीजिए स्टार्टिंग में। उसके बाद आप फिजिक्स या केमिस्ट्री में से कुछ सब्जेक्ट सिलेक्ट करिए, उसको अटेम्प्ट कीजिए, और फिर
सेकंड मतलब अगर आपने बायो से स्टार्ट किया, आधा बायो आपने कर लिया, फिर आप फिजिक्स कीजिए, फिर आप केमिस्ट्री कीजिए, फिर आप बचा हुआ बायो कीजिए, या फिर आप बायो कीजिए, फिर केमिस्ट्री कीजिए, फिर फिजिक्स और फिर बचा हुआ बायो कीजिए। या फिर ज़रूरी नहीं है कि सबके साथ ऐसा हो। अगर आपको लगता है कि केमिस्ट्री आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है तो आप केमिस्ट्री से स्टार्ट कीजिए। और कभी भी फिजिक्स से अपना पेपर एंड मत कीजिए, क्योंकि पेपर जब खत्म होने वाला होता है, जब आपको दिख रहा होता है कि मेरे बहुत सारे क्वेश्चन बचे हैं और सिर्फ आधा घंटा बचा है, तो आप बचे हुए क्वेश्चन भी अच्छे से सॉल्व नहीं कर पाते हैं। तो स्टार्टिंग और एंड में फिजिक्स को ना सिलेक्ट करें अगर वो आपका स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट नहीं है। अगर बायो आपका स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट नहीं है बाय चांस, तो आप स्टार्टिंग और एंडिंग में बायो ना करें, क्योंकि स्टार्टिंग और एंडिंग में सबसे ज़्यादा नर्वसनेस होती है एक स्टूडेंट के माइंड में। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि जब आप अपना सबसे टफ सब्जेक्ट अटेम्प्ट कर रहे हैं, जैसे कि फिजिक्स, मेरे लिए फिजिक्स टफ था, तो जब मैं फिजिक्स का पेपर अटेम्प्ट कर रही होती थी तब मैं बहुत ध्यान से क्वेश्चंस पढ़ती थी और मैं सिर्फ वही क्वेश्चंस अटेम्प्ट करती थी जो मुझे लगता था कि मेरे सही होंगे। तो आप कोशिश कीजिए कि एक्साइटमेंट में आके क्वेश्चंस इस तरह से सेट किए गए होते हैं कि आपको पढ़ने में लगता है कि ये क्वेश्चन मुझे आता है और फिर आप उसमें गलती कराते हैं। तो अगर आपको लगता है कि क्वेश्चन आपको अच्छे से आता है और आपका सही ही होगा, अगर आप बहुत कॉन्फिडेंट है उस क्वेश्चन को लेके, तभी आप अटेम्प्ट कीजिए। क्योंकि 1/4 नेगेटिव मार्किंग है, आप सोचते हैं 1/4 ही तो नेगेटिव होगा, पर ऐसे 1/4 करते करते काफ़ी ज़्यादा आपकी नेगेटिव मार्किंग हो जाती है। ठीक है, ये हुआ सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि ऐसा काफ़ी बार होता है, हमेशा नहीं मैं कह रही हूँ, पर काफ़ी बार ऐसा होता है कि जैसे कोई फिजिक्स में या केमिस्ट्री में कोई बहुत लंबा क्वेश्चन, आधे पेज का क्वेश्चन और उसके ऑप्शंस होते हैं, तो हम वो क्वेश्चन देखते ही छोड़ देते हैं कि नहीं ये तो बहुत बड़ा क्वेश्चन है, इसमें बहुत टाइम लगेगा और मुझे सॉल्व भी नहीं होगा, हम पहले इसको कट लगा देते हैं। ज़्यादातर ऐसा होता है कि जो बड़े क्वेश्चंस होते हैं उनमें डायरेक्टली आपको वैल्यूज़ फॉर्मूला में पुट करनी होती है और आपका आंसर आ जाता है। मैं ये नहीं कह रही कि ऐसा हमेशा होता है, पर काफ़ी बार ऐसा होता है, तो वो फ्री के मार्क्स होते हैं जो आप ऐसे ही छोड़ देते हैं। ये सब बातें आपको ध्यान रखनी है। वीडियो ख़त्म करने से पहले मैं एक और पॉइंट कहना चाहूँगी। जो स्टूडेंट्स बाहर रह के कोचिंग ले रहे हैं, किसी और सिटी में रह के या किसी और कोचिंग इंस्टीट्यूट में, कहीं सिटी से बाहर अपने पेरेंट्स के साथ नहीं रहते थे और जो लॉकडाउन में घर वापस आए हैं, शायद आपको ऐसा लग रहा होगा कि पेरेंट्स आपको थोड़ा प्रेशराइज कर रहे हैं, या फिर थोड़ा आपसे बार बार कह रहे हैं कि पढ़ाई करो, पढ़ाई क्यों नहीं कर रहे हो, आप अपने हिसाब से, जैसे आप 2 साल से या 1 साल से पढ़ रहे थे वैसे आप नहीं पढ़ पा रहे हैं। ये सारा प्रेशर आपको लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। पेरेंट्स भी ये बात समझें प्लीज़, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, कि आपको अपने बच्चों को सपोर्ट करना चाहिए। ये ऐसा टाइम है जब उनको बहुत प्रेशर ऑलरेडी होगा। आप उनको ये बोलिए कि वो जैसा भी करेंगे वो उनका बेस्ट होगा और वो बस अपना बेस्ट अटेम्प्ट करें। सबका सिलेक्शन होना पॉसिबल नहीं है, पर ये आप इंश्योर कर सकते हैं कि आपका बच्चा पूरी तरह से कोशिश करे कि वो अपना बेस्ट दे पाए इस एग्ज़ाम के लिए। इसके साथ ही मैं आप लोगों को बोलना चाहूँगी कि नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारा इंस्टाग्राम का अकाउंट का लिंक है, आप उसे भी फॉलो कीजिए। और अगर आपको डायरेक्टली मुझसे कुछ शेयर करना है या कुछ डिस्कस करना है या कुछ पूछना है, तो उसके लिए मैंने अपनी प्रोफाइल का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप जाके आप वहाँ पे मुझे फॉलो करके मुझसे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियोस में हम सिंगल सब्जेक्ट्स यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, अलग अलग उनके सोर्सेज आपको क्या लेने चाहिए, किस तरह से वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट आपको पढ़ना चाहिए, उसकी भी बात करेंगे। और अभी के लिए आई होप कि आपको ये टिप्स एंड ट्रिक्स काम आई होंगी, अच्छे से समझ आई होंगी। एंड गुड लक फॉर योर प्रेपरेशन। अगर आपको कोई भी आगे दिक्कत आए या कुछ भी आपको पूछना हो तो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। एंड ऑल द वेरी बेस्ट। बस ये याद रखिए कि आपको अपना बेस्ट करना है, बाकी जो होगा वो बाद में देखा जाएगा। गुड लक।